नमस्कार मित्रों आज की इस वीडियो में हम मौर्य वंश के मौर्य साम्राज्य के बारे में समझेंगे। मतलब हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हो, मतलब हिस्ट्री का कोई भी पेपर हो जिसमें हिस्ट्री आती हो, चाहे जैसे सीजीएल हो, यूपीएससी हो या कोई भी पेपर हो, यहाँ तक कि अगर आप पेट की भी बात करें जिसमें मतलब हिस्ट्री आती है उसमें मौर्य वंश से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम मौर्य वंश के मतलब उन विशेष चीज़ों को समझते हैं जिनसे मतलब प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मौर्य वंश जो है, ये मौर्य वंश का शुरुआत कहाँ से हुआ था? मौर्य वंश की शुरुआत हुई थी, एक समय की बात है, जो धनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। वो जब चाणक्य किसी का काम से उनके पास जाते हैं तो वो चाणक्य का बहुत अपमान करता है। तो उसी समय में जो चाणक्य है वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं नंद वंश का नाश कर दूंगा। समझे आप? फिर जब वो ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं तो फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने चंद्रगुप्त नाम के एक लड़के, मतलब जिसका चंद्रगुप्त नाम था, उस लड़के को ट्रेंड किया और उसे इस लायक बनाया कि वो धनानंद से युद्ध कर सके। फिर युद्ध के पश्चात जो है वो नंदवंश को, मतलब नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर देता है और जो नंदवंश का नाश करके फिर मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे शक्तिशाली मतलब सिकंदर के सबसे शक्तिशाली जो सेनापति थे जिनका नाम था सेलुकस, उनको भी चंद्रगुप्त ने पराजित किया था। ये भी एक विशेष बात है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है, मौर्य वंश की स्थापना जो है 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, यानी 322 BC। उसके बाद चंद्रगुप्त जो है के बाद जो दूसरा शासक बनता है मौर्य वंश में, उसका नाम होता है बिंदुसार। ये चंद्रगुप्त का पुत्र, ठीक है, पुत्र था और मौर्य वंश का दूसरा शासक था। ठीक है। उसके बाद जो बिंदुसार था उसको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है। फिर बिंदुसार के बाद जो तीसरा शासक बनता है वो है सम्राट अशोक। जो अशोक था, वो अशोक के समय में मौर्य वंश अपने पीक पर था, सबसे अच्छा मतलब समय था मौर्य वंश का। और मौर्य वंश के साथ साथ भारत का भी उस समय काफ़ी अच्छा समय था। इसके समय में जो था भारत काफ़ी उन्नति कर रहा था और अपने मतलब जो भारत का जो विस्तार था, मतलब इस काल में बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा भारत का विस्तार मतलब सम्राट अशोक ने किया था। ये काफ़ी महान शासक कहे जाते हैं। तो इनके जीवन में जो कलिंग का युद्ध था जो 261 BC में हुआ था, मतलब ईसा पूर्व में हुआ था, उसी से इनके हृदय का परिवर्तन हो गया और इन्होंने युद्ध को छोड़ करके धर्म को अपना लिया। धर्म मतलब होता है धर्म। ठीक है। और भेरी घोष को त्याग करके धर्म घोष को अपनाया था इन्होंने। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उन्होंने फिर बौद्ध धर्म को अपनाकर इसका प्रचार प्रसार जो है काफ़ी ज़्यादा करवाया था, जिसे श्रीलंका में फैलाया था। और जो इनके शिलालेख हैं अशोक के, वो आज भी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण एक स्रोत माने जाते हैं। ठीक है। और जो इस समय जो प्रशासन और व्यवस्था थी, इनकी अर्थव्यवस्था, वो मतलब काफ़ी अच्छी थी। राजधानी उस समय पाटलिपुत्र, जो अब पटना कहा जाता है, वो मतलब इस समय जो सम्राट अशोक के शासनकाल में जो राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र थी। और अत्यधिक केंद्रीकृत और कुशल जासूसी प्रणाली, मतलब उस समय जो स्पाई मतलब उस समय प्रणाली थी वो भारत में काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। ठीक है। अर्थव्यवस्था जो है कृषि व्यापार और करों पर आधारित थी। और उस समय जो है पण, जिसको चांदी का एक सिक्का होता था, वही जो है चलता था भारत में। ठीक है। और प्रमुख ग्रंथ मतलब जो ग्रंथ हैं वो अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, ये सब जो है मौर्य वंश के विशेष ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है। अगर हम मौर्य वंश के पतन की बात करें कि इसका अंतिम समय कब आया, तो जो बृहद्रथ, मतलब जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कहा जाता है, ठीक है, अशोक की मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बहुत कमज़ोर था और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। ठीक है। उसके सेनापति द्वारा जब बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है तो उसी पर से जो है मौर्य वंश का पतन हो जाता है। ठीक है। और अगर हम आगे बात करें
तो सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए जो स्तंभ हैं ये भारत में बहुत पूछे जाते हैं, तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं हम। तो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं, ठीक है। अगर 1 मिनट बताते हैं हम आपको। हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं ये स्तंभ उनके धर्म के प्रचार, राज्य की सीमाओं को दर्शाने के लिए स्थापित किए गए थे। यानी जहाँ जहाँ उनकी राज्य की सीमा लगती थी वहीं में स्थापित किए थे धर्म के प्रचार के लिए। पूरी दुनिया में अशोक स्तंभ मुख्य रूप से भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। प्रमुख स्थानों की सूची मतलब ये है, भारत में मुख्य स्थान जो हैं वो भारत में अशोक स्तंभ कई राज्यों में स्थित हैं, जिनमें से कुछ अभी भी अपने मूल स्थान पर हैं और कुछ अन्य संग्रहालयों या शहरों में ले जाया गया है। सारनाथ ये उत्तर प्रदेश में है, ये सबसे प्रसिद्ध है स्तंभ में, मतलब सबसे प्रसिद्ध स्तंभ है। इसके शीर्ष पर 4 सिंह यानी शेर हैं और जिसे भारत ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है, ठीक है। जो अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है वो यहीं से लिया गया है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यह स्तंभ इलाहाबाद के किले में स्थित है। इस पर अशोक के अलावा समुद्रगुप्त और जहांगीर के लेख भी खुदे हुए हैं। वैशाली बिहार यहाँ का स्तंभ काफ़ी अच्छी स्थिति में है और इसका शीर्ष पर एक सिंह बना हुआ है। लरैया नंदगढ़ बिहार पश्चिम चंपारण में स्थित स्तंभ अपनी सुंदरता और चमक के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो नंदगढ़ बिहार में है उसमें जो है जो स्तंभ है वो अपनी सुंदरता और चमक के लिए जाना जाता है। और लरैया राज बिहार यह भी चंपारण जिले में स्थित है। हालांकि इसका शीर्ष भाग अब मौजूद नहीं है, मतलब जो इसका ऊपर का भाग है वो अब इस समय मौजूद नहीं है। रामपुरवा बिहार, यहाँ से 2 स्तंभ मिले हैं। इसके एक के ऊपर सिंह और दूसरे के ऊपर बैल। इनका शीर्ष हिस्सा अब राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में रखा गया है प्रेजेंट टाइम पर। सांची मध्य प्रदेश, रायसेन जिले में स्थित सांची के महान स्तूप के पास आज अशोक के स्तंभ अवशेष मिलते हैं, ठीक है। सांची मध्य प्रदेश जो है यहाँ से भी अशोक के मतलब जो स्तंभ हैं वो मिलते हैं। दिल्ली टोपरा मेरठ स्तंभ, मूल रूप से यह भी स्तंभ हरियाणा टोपरा उत्तर प्रदेश मेरठ में थे, लेकिन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इन्हें दिल्ली ले आए थे। मतलब उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो मतलब स्तंभ पाया गया था वो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इनको दिल्ली लेकर के चले गए थे, ठीक है। नेपाल के जो मुख्य स्थान है वो अशोक ने भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों की यात्रा के दौरान नेपाल की तराई में स्तंभ स्थापित किए थे, ठीक है। जिसमें लुम्बिनी देवी यह भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। यहाँ स्थित स्तंभ पर दर्ज है कि अशोक ने यहाँ यात्रा की थी। निगली सागर यह भी नेपाल में स्थित है और कनक भूमि बुद्ध के सम्मान में बनवाया गया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको सारनाथ और जो शेरों वाला स्तंभ है जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में है इसके बारे में विशेष अध्ययन करना है, और सम्राट अशोक के, ठीक है। और जो मौर्य वंश का जो मतलब अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, लेकिन अशोक के स्तंभ और शिलालेख और सम्राट अशोक का जो शासनकाल है इससे संबंधित टॉपिक में आपको ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि ये पूछा ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आपको बायकॉट नहीं करना है, ठीक है। धन्यवाद।